आज दोस्तों 2 वीडियो अपलोड किए मेन चैनल के लिए, लेकिन स्टोरी वाला वीडियो अपलोड नहीं हो पाया आज, क्योंकि आधा पार्ट मतलब अब एडिट होगा फाइनली रात को, तो कल अपलोड करूँगा। कोशिश करूँगा कि एक स्टोरी आज भी शूट कर लूँ रात को, तो वो भी 2 एक साथ अपलोड हो जाएंगे, तो बैक टू बैक 2 दिन तक आ जाएंगे। अब लोग जो स्टोरी चैनल है मेरा, विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज, उसमें रोज़ पूछते हैं कमेंट में, इस चैनल पे पूछते हैं कि आज स्टोरी आएगी, आज स्टोरी आएगी। अपनी तरफ से तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, नेटवर्क के चलते नहीं हो पाता। तो जब मैं दिल्ली गया था तब भी मैंने हाफ पार्ट शूट किया था वहाँ पे भी। कल आने के बावजूद, कल थक के आया था, उसके बाद भी मैंने हाफ पार्ट शूट कर लिया, लेकिन वो क्योंकि मैं अपनी टीम मेंबर को भेजता हूँ एडिट करने के लिए, तो गया ही नहीं वो। तो अब आज जब यहाँ अपलोड करने के लिए बैठा 5G में, तब वो गया, तो फिर अपलोड कैसे होगा? अभी तो एडिट होना है, क्योंकि तो रॉ फुटेज एडिट करती है ना, फिर उसको मुझे एक बार चेक करना पड़ता है, फिर उसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ता है, काफ़ी काम करना पड़ता है उसमें। कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। ये देखिए यहाँ अच्छी खासी मिट्टी है। आज भी मैं अकेला ही आया था, लेकिन चढ़ गई थी। इस जगह में हमेशा टेंशन रहता है कि फंस ना जाए। अभी दोस्तों एक खबर आई है कि जिम कॉर्बेट के टाइम का फॉरेस्ट बंगलो रीस्टोर किया जा रहा है। अब वो जगह का नाम मैं मिस कर गया हूँ, मैंने सुबह पढ़ी थी वो खबर, एकदम क्लिक नहीं कर रहा कि लोग वहाँ रह सकेंगे और फील कर सकेंगे। अब अगले वीडियो में बता दूंगा जगह का नाम, एकदम स्लिप कर गया, दिमाग से आ ही नहीं रहा याद मुझे कहाँ की बात है। तो जिम कॉर्बेट के टाइम के बहुत सारे बंगलो हैं, और एक तो बड़ा फेमस है जो आपने सुना ही है कि चंपावत वाला, भूतिया एक्सपीरियंस वाला, और बाकी डाक रुद्रप्रयाग है। बहुत सारी जगह डाक बंगले यानी रेस्ट हाउसेस में ही रुकते थे। आइबर्टसन जो डेप्यूटी कमिश्नर थे उस टाइम पे रुद्रप्रयाग के, जब उन्होंने रुद्रप्रयाग मैन ईटर को मारा था, तो वैसे जिम कॉर्बेट किसी को अपने साथ रखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो वाइट हंटर के नाम से जाना पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग बोलें कि अंग्रेज शिकारी के नाम से उनको बोला जाए। तो अंग्रेज शिकारी क्या थे कि वो बहुत सारा लाव लश्कर लेके चलते थे, बहुत सारे शूटर, हाथी का हौदा, टीम, बीटर्स। जिम कॉर्बेट ने बीट ऑर्गेनाइज करवाई कुछ बार, कई बार चंपावत में भी कराई थी, मोहान में भी कराई थी, रुद्रप्रयाग के टाइम पे आइबर्टसन ने कराई थी। तो बीट कई बार, बहुत सारी बार ऑर्गेनाइज कराई, लेकिन वो उनका हंटिंग स्टाइल नहीं था जिम कॉर्बेट का कि वो बहुत सारे लोगों को लेके चले, यानी कि वो किसी को भी। ये क्या है सामने, ये क्या है? अच्छा, ये बार्किंग डियर है। अच्छा, बार्किंग डियर था, बैक साइड हमारी तरफ थी। अच्छा, डार्क कलर का था, यानी कि मेल होगा, एकदम काफी गहरा कलर था उसका। तो क्या बोल रहा था, हाँ, जिम कॉर्बेट ये पसंद नहीं करते थे कि उनके साथ टीम जाए। आइबर्टसन को लेके कई जगह गए, रुद्रप्रयाग में, चुका में, ठाक में, वो सब ये साथ में बैठे। और रुद्रप्रयाग में तो उस टाइम पे आइबर्टसन उसी जिले के डेप्यूटी कमिश्नर थे, लेकिन वैसे जिम कॉर्बेट किसी को साथ नहीं रखते थे। और वो 2 तरह के शिकारी होते थे उस टाइम पे ना। एक तरह के शिकारियों को बोला जाता था बंदोबस्त वाला, यानी जो सब बंदोबस्त इंतजाम लेके चलते थे, हाथी का हौदा, टीम, और भी शूटर्स, बीटर्स यानी जमीन पे शोर करके हाँक के लाने वाले, मचान पे बैठते थे या हाथी के हौदे में सिक्योर्ड होते थे, मतलब हमले का, उनकी जान को खतरे की संभावना ना के बराबर होती थी, और उन्हें कुछ नहीं करना होता था, ट्रिगर दबा दिया, टाइगर मर गया।
कई बार तो ट्रिगर उन्होंने दबाया, गोली लगी कि नहीं लगी पता नहीं, क्योंकि साथ में दूसरे शूटर्स होते थे। गोली वो मार भी दें तो यही बोलते थे कि सर आपने मारी है, क्या निशाना मारा है, तो वो होता था। ऐसी हंटिंग ट्रिप्स कॉर्बेट ने भी करी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करी हैं। कॉर्बेट ने बहुत बड़े बड़े वीआईपीज के लिए करी है। 2 वाइसरॉय थे इंडिया के, उनके लिए करी, और गवर्नर्स के लिए तो कई गवर्नर्स के लिए करी। और इन ट्रिप्स का, हंटिंग ट्रिप्स का जिम कॉर्बेट को बहुत फ़ायदा हुआ था दोस्तों। उनकी डायरेक्ट एंट्री थी दिल्ली में वाइसरॉय हाउस में, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए उस टाइम का प्रधानमंत्री आवास या राष्ट्रपति भवन, क्योंकि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर देश को नहीं चलाता था, वाइसरॉय। तो डायरेक्ट जो इंडिया का टॉप अथॉरिटी है उस तक जिम कॉर्बेट की पहुंच हो गई थी, और वो उनकी उस एबिलिटी की वजह से, जो उनको जंगल में महारत हासिल थी उस वजह से थी। उन ट्रिप्स में वो भी हाथी के ऊपर जाते थे, और वो था उनका, उन्होंने अपनी हंटिंग बुक्स में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर मैन ईटर्स के ऊपर बुक्स लिखी हैं। और यहाँ तक की कंडीशन ये थी कि 1920s एंड 30s में जिम कॉर्बेट की गिनती होती थी इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंशियल पीपल में। जो नामचीन कुछ गिने चुने लोग थे जिनकी बहुत तगड़ी पहुंच थी, उनमें, इंडिया में नहीं, खास तौर पे यूनाइटेड प्रोविंस में। लेकिन जब वाइसरॉय के घर तक पहुंच है तो फिर आप इंडिया ही समझ लो। जो दिल्ली के अंदर टॉप अथॉरिटी है उस तक पहुंच थी, तो फिर पूरे इंडिया में ही मान लो। तो वो उनके इसी वजह से आई थी। लेकिन वैसे जिम कॉर्बेट ऑन फुट शिकार करने वाले व्यक्ति थे, पैदल चलते थे, और उनका ये जो वो बाकी जो बंदोबस्त वाले थे, जो हाथी वाले थे, वो भी क्या था, अगर घायल टाइगर निकल गया तो वो पीछे जाते थे, हाथी में ही जाते थे, कुछ लोग और अलग से दौड़ाए जाते थे, फिर मारते थे। जिम कॉर्बेट घायल के केस में भी अकेले ही पैदल ही ढूंढते थे। और उनका कहना था कि पैदल चल के जो शिकार किया जाता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि एक तो ग्राउंड लेवल पे आपको जानवर मिलता है, निशाना सही मिलता है, दूसरी बात उसके वाइटल पार्ट्स में गोली से भेदना आसान होता है जब आप सेम लेवल पे हो। अगर आप हाथी के ऊपर बैठे हो तो आपका लेवल हाई हो गया। अब अगर आप उसके कंधे का निशाना बनाओगे, हार्ट का निशाना लोगे, तो गोली ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप सेम लेवल से उसके कंधे को निशाना बनाओगे तो कंधे के अंदर घुस के गोली उसके हार्ट को चीर देगी। तो उनका ये कहना था जिम कॉर्बेट का उस बात पे। और कितनी बार जिम कॉर्बेट मरते मरते बचे, क्योंकि वो पैदल ही चलते थे, ज़्यादातर अकेले ही रहते थे। सामने ये जो रॉक दिख रही है, इसी तरह की सेम रॉक थी मोहान मैन ईटर के टाइम पे, और कॉर्बेट निकले हुए थे उसको ढूंढने के लिए। और उनकी सिक्स सेंस बोल रही थी कि यहाँ पे टाइगर या टाइग्रेस जो भी था है। ना तो उन्होंने देखा ना बोला, 15 मिनट तक उस रॉक के नीचे खड़े रहे, देखते रहे उसकी तरफ की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि है। और जब वो उसके नीचे से निकले तो उसकी तरफ ही देखते हुए निकले, और बाद में टाइग्रेस वहीं पर थी। तो सिक्स सेंस कुछ लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिली होती है, वो जिम कॉर्बेट के पास थी। उनको बहुत चौगर टाइगर के टाइम पे उन्हें पहले से एहसास हो गया था कि यहाँ पर, जबकि पूरे दिन से घूम रहे थे, पूरे दिन कहीं नहीं लगा था, लेकिन उन्हें लग रहा था जब वो नाले के अंदर थे कि यहाँ उनको देखा जा रहा है, टाइग्रेस मिलेगी। उनको पहले से ही अंदाजा था कि अब मैं इधर देखूंगा तो टाइग्रेस होगी, और वही हुआ था। जैसे ही वो देखे तो वो बिल्कुल जंप करने को बैठी थी, और एक तरह से उसके चेहरे पे, टाइग्रेस के चेहरे पे स्माइल थी। इनके हाथ में नाइट जार के अंडे थे लेफ्ट हैंड पे, तो राइट हैंड से इनको उल्टे डायरेक्शन में घुमानी थी गन को। वो भी टाइग्रेस जब देख रही है उसका ध्यान ना जाए और वो जंप ना करे, ऐसे करके किया था। तो सिक्स सेंस से ही इनको आइडिया लगा था, इसीलिए अलर्ट थे। चंपावत में भी उनको ऐसे ही लगा था, जब वो लड़की का पैर मिला था तो उनको यही लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा खतरे पे हूँ, और तभी उनको ऊपर से मिट्टी
गिरती हुई महसूस हुई थी और टाइग्रेस थी ऊपर। तो हर किसी के बस की बात नहीं थी कॉर्वेट की तरह चलना और पैदल अकेले, क्योंकि वो बर्डन मानते थे अपने साथ के लोगों को, कि उनको लगता था कि अगर मेरे साथ कोई और चलेगा तो मुझे उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी जान बचाने का भी जिम्मा मेरा है, और अगर मैं अकेला रहूँगा तो मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी है। और जिम कॉर्बेट ने जो वीआईपीज़ के लिए हंटिंग ट्रिप्स की थी, उनको बदले में बहुत कुछ मिला। एक तो उन्हें फ्रीडम ऑफ फॉरेस्ट मिला था कि किसी भी जंगल में, किसी भी टाइगर रिजर्व में वो जा सकते थे विदाउट एनी परमिशन। और कॉर्बेट ने जिक्र किया था कि ऐसी परमिशन उनके अलावा सिर्फ एक व्यक्ति के पास थी, उसका नाम उन्होंने नहीं बताया था। तो जहाँ तक होगा वो इंडिया के वाइसरॉय ही होंगे, और कौन होगा। तो वो था, उनको अवार्ड मिले, उनको केसरे हिंद गोल्ड मेडल मिला था, और उनको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी बनाया गया था एक बार। तो गवर्नमेंट उनको, क्योंकि गवर्नमेंट की वो मदद करते थे, जब जहाँ मैन ईटर हो तो चिट्ठी उनके पास ही आती थी, और उसके चलते गवर्नमेंट भी उनको रिवार्ड देती थी कि भाई ये वक्त पे बहुत काम आते हैं। और उनकी पहली शर्त होती थी कि जिस इलाके में भी वो मैन ईटर मारने जाते थे तो पहले बोलते थे कि भाई एक तो उसके ऊपर से इनाम हटा दो, जो इनाम आपने घोषित किया है, क्योंकि जब तक इनको बुलाया जाता था उसके पहले तक दूसरे शिकारी तो ट्राई कर ही चुके होते थे अपना हाथ, और वो इनाम के लिए आते थे, टाइगर की खाल के लिए भी आते थे। तो ये इनाम हटवा देते थे ताकि लोगों को ये ना लगे कि जिम कॉर्बेट इनाम के भूखे हैं। दूसरा ये कहते थे कि जितने शिकारी उस इलाके में काम कर रहे हैं, उस टाइगर या टाइग्रेस को मारने की कोशिश कर रहे हैं, या लेपर्ड को, मैन ईटर को, उसको वहाँ से हटाओ उनको, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब वो जंगल में जाएंगे शिकार करने, कहीं कोई दूसरा शिकारी जंगल में होगा और इनकी आहट से टाइगर समझ के इनको ही गोली ना मार दे। तो इसलिए करते थे। और स्किन का जो मैंने बताया था, कई बार बताया कि स्किन कॉर्बेट निकालते थे, चाहे टाइगर हो, चाहे भालू हो, चाहे लेपर्ड हो, सारी उन्होंने संभाल के रखी थी। अल्टीमेटली उन्होंने अपनी तरफ से भलाई के लिए ही खर्च किया उस चीज़ को। जब जैसे मैंने एक बार बताया था कि उन्होंने ये खरगोश है, उन्होंने बैचलर ऑफ पवलगढ़ विल में लिखा था कि उनका नाम था हेनरी जेड वॉक्स। तो लेकिन वो मैंने बताया था आपको कि जब वो लेने के लिए आए स्किन, तो मागी ने बताया कि वो कंडीशन अच्छी नहीं है स्किन की, तो आप क्या ठाक लेना पसंद करोगे। मतलब चिट्ठी में ही लिख दिया था कि आप ठाक मैन ईटर की स्किन लेना पसंद करोगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो ये ठाक की लगे थे। बाकी सारी स्किन का जो ऑक्शंस हुए थे, तो उसके पैसे, पहले बार जो ऑक्शन हुआ उसके पैसे गए थे ब्लाइंड पीपल ऑफ केन्या को, और दूसरी बार जो ऑक्शन किया था उसका गया था ब्लाइंड पीपल ऑफ कुमाऊं को। 10,000 रुपये का चेक भेजा था मागी ने 1957 में यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर को उन स्किन से। और बैचलर ऑफ पवलगढ़ का तो एक अलग ही नाम था। 10 फीट 7 इंचेस उसकी, कई बार मैंने बताया उसकी लेंथ थी। लेकिन वो जो 10 फीट 7 इंचेस थी, 10 फीट 7 इंचेस, वो एक्चुअल में नहीं थी दोस्तों। बिटवीन पेग्स एंड बिटवीन कर्व्स, दो तरीके होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा टाइगर के मेजरमेंट का। बिटवीन पेग्स सटीक माना जाता है, जिसमें कि 2 खूंटे या पैक गाड़ दिए जाते हैं, और सीधे सीधे नापा जाता है नोज टू टेल। तो वो होता है बिटवीन पेग्स। और बिटवीन कर्व्स में क्या होता है कि जैसे उसकी खोपड़ी का गोलाई है, तो वो जो नापने वाला इंची टेप है उसकी गोलाई पे जाएगा, फिर गर्दन पे जाएगा, फिर जो कंधे ऊपर उठते हैं तो टेप ऊपर उठेगा, फिर रीढ़ की हड्डी में अगर थोड़ी सी गोलाई है, कमर में हिप्स पे थोड़ी सी गोलाई है, फिर वो पूंछ की तरफ जाएगा, मतलब कर्व्स। तो बैचलर ऑफ पवलगढ़ 10 फीट 7 इंचेस जो था,
इन बिटवीन कर्व्स था, इन बिटवीन पैग्स नहीं था। यानी कि अगर वैसे देखा जाए तो वो अगर इन बिटवीन पैग्स नापा जाता तो वो 10 फीट 3 इंचेस के आसपास आता, अंदाज़ा है मेरा। हालांकि कॉर्बेट ने बैचलर ऑफ पावरगढ़ ट्रॉफी हंटिंग करी थी, लेकिन ठाक मैन ईटर के बाद जिम कॉर्बेट बन गए थे कि उन्होंने कहा भाई अब मेरी एज भी हो चली है, अब मैं ये मैन ईटर हंटिंग नहीं करूँगा, अब मैं जितना भी कुछ करूँगा वो शूट करूँगा कैमरे से, क्योंकि जितनी ये ट्रॉफीज़ हैं या स्किन हैं इनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन होती है डस्टबिन। आज नहीं तो कल कितना ही संभाल के रख लो, इन्हें जाना है डस्टबिन के अंदर। लेकिन जो आप फोटो खींचोगे वो कभी भी डस्टबिन में नहीं जाएगी। तो ये उनका मानना था। हालांकि कॉर्बेट ने इंडिया से जाने के 1 साल पहले भी एक मैन ईटर मारा था 1946 में, लद्या वैली का। देखिए 1907 में उन्होंने अपना पहला मैन ईटर मारा, उसके पहले कॉर्बेट शिकारी थे, और 1938 में मेरे ख्याल से मारा था ठाक मैन ईटर। उन्होंने हंटिंग बंद कर दी थी, फिर 1946 में मारा। और उस टाइम मैंने बताया 1920s या 30s एंड 40s में तो जिम कॉर्बेट बहुत ही रसूखदार इंसानों में थे। ऐसा कॉर्बेट ने कभी क्लेम नहीं किया कि मैंने इतने मारे। और बहुत सारे शिकारी थे। एक शिकारी थे दोस्तों टॉम इन्स। अफवाहों का मतलब ये था कि बलरामपुर के थे, और उनके बारे में ये अफवाह थी कि उन्होंने 17 टाइगर मारे थे 10 दिन के अंदर में। और उन्होंने वो लोगों से ये भी बोलते थे कि माय डियर, मैंने अपना 100वां टाइगर 100th टाइगर 15 साल पहले मारा था, और उसके बाद मैंने गिनती करनी बंद कर दी थी टाइगर को मारने की। तो अब मुझे पता नहीं मैंने कितने टाइगर मारे हैं, लेकिन ये बात सही है कि गलत है, अफवाहों का बाजार है क्या है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो, तभी तो इंडिया में टाइगरों का बुरा हाल हो गया था। तो कॉर्बेट के 2-3 किस्से हैं, बैचलर ऑफ पावरगढ़ और पीपल पानी टाइगर। ये टाइगर के मामले में 2 थे जो बिल्कुल पीपल पानी टाइगर को बचपन से उन्होंने देखा था, लेकिन फाइनली इस बात पे ये सोच के मार दिया कि इसको जो चोट लगी हुई है ये घातक बन जाएगी। और ये जो मतलब 2 गांव के शिकारियों ने सुअर मारने के चलते उस पर मार दिया था टाइगर पे, तो उन्हें लगा था कि ये घातक बन जाएगा तो मार दिया था। बाद में जब पोस्टमार्टम किया, यानी जब वो स्किन उतारते थे उसी दौरान पोस्टमार्टम हो जाता था, तो देखा था कि वो चोट तो ठीक हो रही थी या ठीक हो ही गई थी, घातक नहीं थी। बैचलर ऑफ पावरगढ़ का तो कुछ भी नहीं था। एक चरवाहे ने बोल दिया था कि साहब इसको मार दो, नहीं तो ये मेरी भैंसों को मार देगा सारी। बस इस बात पे उन्होंने मार दिया था। लेकिन फिर भी जिम कॉर्बेट ने जो किया बाद में, कुछ उनकी गलतियां हैं, ऐसा नहीं है कि क्लीन चिट है, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने किया, यही वजह थी कि भारत का पहला नेशनल पार्क उनके नाम पे ही किया गया। जो पहले गवर्नर के नाम पे था हैली नेशनल पार्क, फिर बना रामगंगा नेशनल पार्क, और फिर कर दिया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। और बाद में 1972 में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया, तो वही नेशनल पार्क जो भारत का पहला नेशनल पार्क था, भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी बन गया। तो ये थी दोस्तों जिम कॉर्बेट की कुछ यादें जो मेरे दिमाग में आ गई, एक के बाद एक, तो मैंने वो आपको सुना दी। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।